बचपन की सहेली बनी काम वाली। सोनम और राजश्री बचपन की सहेलियां थी। दोनों ही साथ में खेली, पली और बड़ी हुई। ऐसे ही एक दिन सोनम राजश्री से कहती है, अरे यार राजश्री, तू ये बेसन के लड्डू तो बहुत अच्छे बनाती है। इतने अच्छे लड्डू तो मेरी माँ क्या पूरी दुनिया का कोई बावर्ची नहीं बना सकता। सच में मजा आ जाता है तेरे हाथों के बेसन के लड्डू खाकर। बस बस बस, मैं तेरा सारा नाटक समझ गई कि ये जो 4 लड्डू मैं लेकर आई हूँ, ये चारों लड्डू तू खाना चाहती है। कोई बात नहीं, मेरी इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। और खा ले तू ये लड्डू, मैं घर जाकर खा लूंगी, एक लड्डू बचा है। यार अब तो हमारी 12th भी पास हो गई और मेरे पिताजी तो अभी से मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। मेरे बाबा भी कह रहे थे कि उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और वो मेरी शादी करवाकर उस कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं। यार मैं तो अभी शादी नहीं करने वाली, पहले कॉलेज जाऊंगी, अपनी पढ़ाई करूंगी और उसके बाद शादी करूंगी। तेरा सही है, अगर तू जिद करेगी तो तेरे पिताजी माँ मान भी जाएंगे, लेकिन मैं अपने परिवार के हालातों के आगे ऐसी जिद नहीं कर सकती, वरना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। राजश्री और सोनम बहुत अच्छी सहेलियां थीं, जो हर सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटा करती थी। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और राजश्री की शादी हो जाती है और वो शादी करके शहर चली जाती है। तो वहीं सोनम भी अपना कॉलेज गांव में रहकर पूरा करती है और उसके 2 साल बाद उसकी भी शादी शहर में हो जाती है। सोनम के ससुराल में उसकी सास कोमल और पति कमल थे। एक दिन उसकी सास कोमल ने कहा, आज काम वाली फिर से नहीं आई। जब देखो कोई न कोई बहाना करके आने से मना कर देती है। मैं तो इसे और नहीं झेल सकती। माँ जी, आप इतना एडजस्ट क्यों कर रही हैं? अगर वो काम वाली इतना परेशान करती है तो आप उसे बदल क्यों नहीं देती? क्योंकि बहू, इस शहर में अपने बच्चों के लिए रिश्ता मिलना आसान होता है, लेकिन काम वाली का मिलना बहुत मुश्किल होता है। इनके 100 नखरे होते हैं। ये बात सच थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन गुस्से में कोमल अपनी कामवाली को निकाल देती है। उस समय अब घर का सारा काम सोनम को करना पड़ रहा था, जिस वजह से सोनम भी बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन झाड़ू लगाते हुए उसने खुद से कहा, हद है यार, जब इस तरह इतने बड़े घर का काम करना पड़ता है तो लगता है कि शादी छोटे घर में ही हो जाती। इस पूरे घर में 8 कमरे हैं। काम करते करते मेरी तो हालत खराब हो जाती है, क्या करूं मैं? सोनम ने ये बोला और तभी उसे अपनी एक सहेली काजल की याद आई, जिसने बताया था कि पास में पड़ने वाले एक मोहल्ले में एक काम वाली है जिसे काम की जरूरत थी। अब क्या था, उसने अपनी सहेली काजल को तुरंत कॉल किया और कहा, हेलो काजल, कैसी है तू? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? और बता, इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आ गई? मैं जानती हूँ तू ऐसे किसी को याद नहीं करती, जरूर किसी काम की वजह से तूने मुझे याद किया होगा। हाँ यार, ये बात सच है। दरअसल हमारी काम वाली को मेरी सास ने काम से निकाल दिया है, तो अब मुझे काम वाली की जरूरत है। तू एक बार मॉल में मिली थी तो किसी काम वाली के बारे में बता रही थी, उसे मेरे घर का पता देकर भेज देना, पैसे सही दे दूंगी मैं। काजल भी हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। एक दिन काजल का कॉल आता है कि काम वाली घर पर आने वाली है। उस समय सोनम को अपने पति के साथ मंदिर जाना था। उसने कमल के साथ मंदिर जाते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं और कमल जी मंदिर जा रहे हैं, थोड़ी देर में एक काम वाली आएगी, आप अच्छे से सब कुछ पूछ लेना और अगर आपको अच्छी लगे तो उसे घर पर रख लेना और उसे बोल देना कि आज से काम शुरू कर दे और पैसों की चिंता ना करे। ठीक है बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर और आराम से मंदिर जा, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। सोनम अब कमल के साथ मंदिर चली जाती है कि तभी राजश्री कमल के घर इंटरव्यू देने के लिए आती है। कोमल ने उससे बहुत सारे सवाल पूछे और उसे राजश्री अच्छी लगी। उसने राजश्री से कहा, देखो, हम तुम्हें महीने के 1000 ही दे सकते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन बस यही करना है तुमको। हम तुमसे खाना नहीं बनवाएंगे क्योंकि हम नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं सारा काम बहुत अच्छे से करती हूँ। मैं खाना भी अच्छा बनाती हूँ, पर अगर आपको खाना नहीं बनवाना तो आपकी मर्जी, मुझे बस काम की जरूरत है। तो फिर देर किस बात की? आज बहू मंदिर गई है तो घर का काम नहीं करके गई, तुम ही घर का काम कर दो, इसी बहाने तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा। राजश्री ये बात सुनकर खुश हो जाती है कि उसे नौकरी मिल गई थी। अब वो जल्दी जल्दी पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो सोनम के कमरे में साफ सफाई करने लगती है तो दीवार पर लगी हुई बड़ी सी कमल और सोनम की तस्वीर देखकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो सोनम का घर है, यानी कि मैं सोनम के ससुराल में आ गई हूँ। किस्मत ने भी कैसा खेल खेला है। गांव की बिछड़ी हुई 2 सहेलियां एक शहर में, एक ही मोहल्ले में और एक ही घर में मिली। राजश्री पहले तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि सोनम आएगी तो वो उसके गले लगेगी और अपने सारे दुखड़े उसे बताएगी, लेकिन तभी वो अपने आप को और अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहती है, नहीं नहीं,
मैं सोनम को ये सब कुछ नहीं बता सकती कि मेरे साथ इतना सब कुछ गलत हुआ है। अगर उसे पता लग गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो मेरी बहन से कम नहीं। अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। राष्ट्रीय बोलकर जाने के बारे में सोचती है कि तभी उसे अपने लकवाग्रस्त पति का ख्याल आता है और उसने कहा, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे पति का क्या होगा? मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा? क्या करूं? एक तरफ पुरानी दोस्त और मेरे परिवार की इज्जत और एक तरफ मेरे बीमार पति। राष्ट्रीय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो ये फैसला करती है कि वो बड़ा सा घूंघट रखकर पूरे घर का काम किया करेगी ताकि कोई भी उसे पहचान न पाए। सोनम के आने से पहले राष्ट्रीय पूरे घर का काम करके चली जाती है, लेकिन अगले दिन जब राष्ट्रीय घर का काम करने आती है तो सोनम पर उसे घूंघट में देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या बवाल है? माना कि तुम गांव की हो लेकिन अभी तो शहर में हो, फिर इतना बड़ा घूंघट क्यों किया हुआ है तुमने? अब वो मालकिन, मुझे घूंघट में रहना अच्छा लगता है इसलिए मैं घूंघट करती हूँ। और वैसे भी आपको तो काम से मतलब है ना? हाँ ठीक है। माँ जी ने सही कहा था, नौकरानियां बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती हैं। चलो अब ज्यादा देर मत लगाओ और घर का काम शुरू कर दो। अब राष्ट्रीय वहां से काम करने के लिए चली जाती है कि तभी सोनम ने अपने मन में कहा, ना जाने क्यों इसकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा जानी पहचानी लगी। ऐसा लगा जैसे किसी अपने की आवाज है। इसके आने से मुझे एक अलग एहसास हुआ, जैसे कोई अपना मेरे पास खड़ा हो। पता नहीं क्यों इसे देखकर गले लगाने का मन किया। सोनम ये बोलकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन जब राष्ट्रीय रसोई में काम कर रही थी तभी कोमल ने उसके पास जाकर कहा, सुनो, आज हम घर में गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हैं। वैसे तो मैं नौकरानी के हाथ का कुछ नहीं खाती, लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हमें कुछ मीठे में चाहिए, तो तुम सूजी का हलवा बना दो। पर माँ जी, सूजी तो खत्म हो गई है, सूजी का हलवा नहीं बन पाएगा और घर में दूध भी नहीं है क्योंकि आज दूध वाला नहीं आया। ये तो बहुत परेशानी की बात हो गई। कोई ऑनलाइन डिलीवरी वाला भी ऑर्डर नहीं उठा रहा। अब क्या होगा? घर में गणपति बप्पा की पूजा कैसे होगी? कोमल को इतना परेशान देखकर राष्ट्रीय से रहा नहीं जाता और कोमल से राष्ट्रीय कहती है, आप इतना परेशान मत होइए माँ जी, मुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनाने आते हैं। मैं बेसन के लड्डू बना देती हूँ, वो लड्डू आप गणपति बप्पा को भोग लगा देना। हाँ ठीक है, बना दो, लेकिन सफाई से बनाना, कोई भी गंदगी नहीं चाहिए मुझे भगवान के काम में। जी माँ जी। अब राष्ट्रीय पूरे दिल और मेहनत से बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी देर में बेसन के लड्डू भगवान गणेश को भोग लगाए जाते हैं और फिर कोमल वो लड्डू सोनम को भी खिलाती है। सोनम ने जैसे ही वो लड्डू खाया उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने घूंघट में खड़ी हुई राष्ट्रीय का तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं जानती थी कि तुम ही हो, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया? बहू, ये लड्डू खाकर तेरा दिमाग खराब हो गया या पागल हो गई? लड़की क्या मिलाया तूने इसमें? माँ जी, ये मेरी बहन जैसी सहेली है जिसने मुझे सब कुछ सिखाया, हमेशा मेरा साथ दिया। इतना बोलकर सोनम अब राष्ट्रीय का घूंघट हटा देती है। घूंघट हटाने पर वो राष्ट्रीय की आंखें लाल देखती है क्योंकि राष्ट्रीय की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। जब उसकी दोस्त ने उसे पहचान लिया, अब क्या था? सोनम राष्ट्रीय को गले से लगा लेती है और उससे इस तरह नौकर बनकर काम करने का कारण पूछती है। दरअसल मेरे पिताजी को पैसों की जरूरत थी और उन्होंने मेरी शादी 20 साल बड़े आदमी से करवा दी और शादी के 1 महीने बाद ही उन्हें लकवा मार गया। घर पे बहुत ज्यादा दिक्कत थी तो मैं नौकरी की तलाश करने लगी और किस्मत मुझे तुम्हारे पास ले आई। मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूं, इसलिए मैं यहाँ घूंघट में काम करने लगी। कोई बात नहीं राष्ट्रीय, तुम्हें किस्मत ने नहीं, गणपति बप्पा ने यहाँ भेजा है। अब तुम्हें नौकरानी का काम करने की जरूरत नहीं है। कमल का एनजीओ है, मैं उसमें तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगी और तुम भी इज्जत से अपनी जिंदगी जी पाओगी क्योंकि तुम एक पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड लड़की हो। मैं तुम्हें इस तरह लोगों के घरों में नौकरों की तरह काम नहीं करने दे सकती। सोनम भी अब राष्ट्रीय का पूरा साथ देती है और अपनी बचपन की दोस्ती निभाते हुए अपने पति के एनजीओ में उसकी नौकरी लगवा देती है, जिसके बाद अब राष्ट्रीय की जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव तो नहीं आता, लेकिन उसके हालात सुधर जाते हैं। अजय विजय 2 भाई थे। अजय की शादी राधिका के साथ हो चुकी थी। अजय एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उसी कंपनी में उसका छोटा भाई विजय भी काम करता था। उनके घर में एक बूढ़ी औरत कौशल्या काम वाली थी। उसकी एक जवान बेटी ममता भी थी। दोनों सुबह सुबह नाश्ता बनाकर लाई और सर्व करने लगी। तभी राधिका का देवर बोला, तुम लोगों को इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है कि अपने हाथों से ही खाना सर्व करने लगती हो? भाभी, आप खाना सर्व करो। देवर जी, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आप इस तरह की बातें करते हो? मन तो करता है कि तुझे एक थप्पड़ मार दूं, पर हमारे माँ बाप ने ऐसा करने से मना किया था। भाई के डांटने पर उसने नाश्ता कर लिया। खैर, नाश्ता करने के बाद दोनों भाई अपनी अलग अलग कार लेकर ऑफिस निकल गए।
तभी विजय के पास उसकी गर्लफ्रेंड नेहा का फोन आ गया। कहाँ हो डार्लिंग, तुम्हें याद है ना कि आज मेरा बर्थडे है? हाँ डार्लिंग, बस पहुंच रहा हूँ भैया को टोपी पहना के। वहीं दूसरी तरफ उसके घर में कौशल्या पोछा लगाने लगी। माँ, ये क्या कर रही हो आप? मैंने आपको मना किया है ना कि आप सिर्फ खाना बनाओगी, बाकी का काम मैं कर लूंगी। तभी वहां पर राधिका आ गई। हाँ आंटी, ममता बिल्कुल सही कह रही है, इस उम्र में आप ज्यादा काम मत किया करो। इतना बोलकर राधिका अपने कमरे में चली गई। हमारी काम वाली ममता कितनी समझदार है और कितनी संस्कारी लड़की है। अगर ये मेरी देवरानी बन जाए तो देवर जी को सुधार सकती है। वहीं दूसरी तरफ विजय अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ शॉपिंग कर रहा था। उसने ढेर सारे कपड़े खरीद लिए। उसके बाद, थैंक यू सो मच डार्लिंग, इतनी ढेर सारी शॉपिंग मैंने आज तक नहीं की, पर अभी भी एक कमी है। अरे तुम एक बार बोल दो बस, मैं तुम्हें बुर्ज खलीफा तक दिला सकता हूँ। अरे नहीं नहीं विजय, मैं कभी तुमसे इतनी बड़ी चीज मांगूंगी ही नहीं। मेरा बचपन से सपना था कि मेरी एक पर्सनल कार हो। बस इतनी सी बात, चलो अभी दिलाता हूँ तुम्हें कार। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक रोज जब विजय घर पर नहीं था, तब अजय और राधिका किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। राधिका ने कौशल्या से कहा, आंटी हम लोग जरा एक पार्टी में जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना क्योंकि विजय भी नहीं है और ममता भी कहीं गई हुई है शायद। ठीक है, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे चलो राधिका, ये तो हमारी माँ जैसी हैं। क्या ये हम इनसे नहीं कहेंगे तो क्या ये इस घर का ख्याल नहीं रखेंगी? हाँ ये बात भी ठीक है। ठीक है आंटी, चलते हैं हम लोग। अजय और राधिका अपनी कार में बैठकर निकल गए। तभी रास्ते में तुम्हारी सहेली का घर पड़ता है, उन्हें भी तो पार्टी में चलना है, चलो उन्हें भी पिकअप कर लेते हैं। हाँ ये अच्छा याद दिलाया तुमने। दोनों जैसे ही अपनी सहेली के घर पहुंचे तो देखा वहां पर ममता उसकी सहेली के दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। ये देखकर अजय और राधिका दंग रह गए। तभी वहां पर राधिका की सहेली भी आ गई। अरे राधिका, तू और यहाँ? मैं बस निकलने ही वाली थी, तुझसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। ममता, तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हो। हाँ मैडम, आपके घर में ज्यादा काम तो रहता नहीं, तो सोचा फ्री टाइम में बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा लिया करूँ। राधिका, मुझे पता है ये तेरी काम वाली है, पर ये बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत पढ़ी लिखी भी है। इंटरनेट की दुनिया में तो कोई इसका हाथ ही नहीं पकड़ सकता। मुझे लगता है इसे अपनी पूरी जिंदगी काम वाली बनकर नहीं बितानी चाहिए। ममता को भी आगे बढ़ने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल, हमने कभी ममता को नहीं रोका। ममता, तुम जो करना चाहती हो अपनी लाइफ में कर सकती हो। अगर किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू भैया, आप जैसे मालिक किस्मत वालों को ही मिलते हैं। मुझे आप लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक काम वाली हूँ। खैर, वो लोग पार्टी में चले गए। फिर रात को उसने इस बारे में अपने पति से बात की। अजय, अब चाहे जो भी हो जाए, अब तो ममता ही मेरी देवरानी बनेगी। क्या बात है राधिका, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। ममता पढ़ने लिखने में भी अच्छी है, संस्कारी भी है, घर का सारा काम भी कर लेती है। एक वही लड़की है जो विजय को सुधार सकती है। अगले दिन अजय और राधिका ने विजय से इस बारे में बात की। भैया भाभी, आप लोगों को हो क्या गया है? भाभी, एक काम वाली को आप अपनी देवरानी बनाना चाहती हो? अरे जमाना क्या कहेगा? और वैसे भी मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शादी करूंगा। लेकिन तूने तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में हमें नहीं बताया। अगर मैं बता देता तो आप लोग तुरंत उससे मेरी शादी करा देते, लेकिन अभी हम लोग बच्चे हैं, अभी हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जिंदगी जीनी है, समझे? विजय, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। अब मेरी देवरानी तो काम वाली ममता ही बनेगी। लेकिन अगले ही दिन विजय बिना किसी को बताए अपनी गर्लफ्रेंड नेहा से शादी करके आ गए। उसके भैया भाभी ये देखकर दंग रह गए। ममता और कौशल्या भी वहीं मौजूद थी। विजय, मैं तेरी हर गलती को माफ करता रहा, पर यह गलती माफी लायक नहीं है। तूने हमसे बिना बताए शादी कर ली। अगर मैं आज इससे शादी ना करता तो भाभी इस काम वाली को ही अपनी देवरानी बना लेती। आखिर कब तक मैं आप लोगों से डरता रहूंगा? हैं? मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। चलो नेहा, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। अब अजय अपने भाई को कुछ कह भी नहीं सकता था। नेहा उस घर की बहू बनकर रहने लगी। फिर एक रात अजय और राधिका, ये नेहा तो बड़ी बदतमीज है, जब देखो तब ममता के साथ बदतमीजी क्या करती है। मैं अभी भी कहती हूँ कि मेरी देवरानी ममता ही बनेगी। अब तो विजय ने उससे शादी भी कर ली, अभी भी तुम्हें उम्मीद है? उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है, क्योंकि नेहा के चाल चलन मुझे ठीक नहीं लगते। एक रात विजय और नेहा आपस में कुछ बात कर रहे थे। ममता ने बाहर से उनकी बातें सुन ली। कैसी छोटी सी बात कर दी तुमने नेहा? तुम्हें मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट का, यहाँ तक कि मेरे मोबाइल का भी पासवर्ड पता है। वही पासवर्ड मेरे बैंक का भी है। अगली शाम जब विजय घर लौट रहा था तो उसने देखा किसी एयरपोर्ट के बाहर नेहा किसी लड़के से बात कर रही थी। ए जानू, तुमने इतने बड़े आदमी को बेवकूफ कैसे बनाया भाई, और उसके बैंक का पासवर्ड भी जान लिया? अरे इन बड़े घर के लड़कों के पास रत्ती भर भी दिमाग नहीं होता।
विजय भागता हुआ उनके पास पहुंचा। नेहा, कौन है ये लड़का? किस तरह की बातें कर रही हो तुम इसके साथ? अरे यार, तू कहां से टपक गया? आखिर इसको दवा पानी दो, फिर जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ए सुन बे बेवकूफ अमीर की औलाद, ये तेरी नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? मेरे कहने पर ही इसने तुझसे शादी की थी, समझा बे? उस लड़के ने विजय को मार मार कर भरता बना दिया, उसके सारे कपड़े फाड़ दिए। विजय उसी हालत में रोता हुआ घर पहुंचा। भैया, भाभी, आप लोग बिल्कुल सही कहते थे। वो लड़की एक नंबर की फ्रॉड निकली। उसने धोखे से मेरे बैंक का पासवर्ड पता कर लिया और मेरे सारे पैसे लेकर किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। भैया, तो अब तू यहाँ क्या लेने आया है? पहले जब हम तुझे समझा रहे थे तब तो तूने हमारी बात मानी नहीं। जब वो तेरे करोड़ों रुपए लेकर भाग गई तब तू यहाँ हमारे सामने रो रहा है। निकल जा यहाँ से। तभी वहां पर ममता लैपटॉप लेकर आ गई। परेशान मत होइए, आपके सारे पैसे सुरक्षित हैं। मुझे इंटरनेट का बहुत नॉलेज है। कल रात मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी, इसीलिए उसी वक्त मैंने आपका पासवर्ड चेंज कर दिया था। ये देखिए, आपके अकाउंट में सारे पैसे हैं। विजय ने जब लैपटॉप में देखा तो उसके अकाउंट में सारे पैसे अभी भी थे। विजय ने तुरंत ममता को गले लगा लिया। ममता, तुम बहुत अच्छी हो। आज तुमने मुझे बचा लिया। भाभी, मैं अब ममता से ही शादी करूंगा। अजय, मैंने आपसे कहा था ना कि ममता ही बनेगी मेरी देवरानी। विजय और ममता खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे और विजय मन लगाकर काम भी करने लगा।